हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके यूपी पीसीएस एवं यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, ये यूपी पीसीएस के 2010 के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये पीवाईक्यू की लिस्ट है, तो इसमें आप अपना आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, और इसके अंदर जो जजेस थे वो एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जिन्हें सीजेआई, उनका नाम एलिजा इम्फे था, इसके अलावा 3 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर पहली बार जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ है, कलकत्ता में स्थापित हुआ था, किस प्रावधान के तहत स्थापित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की तरह स्थापित हुआ था। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आरओ का एग्जाम, आप देखिए 2016 में हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। पहला कथन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही जवाब है पहला। दूसरा कह रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो बिल्कुल ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले चीफ जस्टिस का नाम था एलिजा इम्फे। ठीक है, एलिजा इम्फे जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे, तो यहाँ पे लेमेस्टर दिया हुआ है। लेमेस्टर मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। जो 1+3 का सिस्टम था, इसमें 3 जजेस थे, इनमें से एक जज का नाम लेमेस्टर था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये टेबल के फॉर्म में 2 इन्फॉर्मेशन दी है, आपको मैच करना था। पहला क्वेश्चन है नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी नियामक अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को अलाउ किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को पहली बार किया। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन आपके सामने है, गवर्नर की परिषद, जो गवर्नर की परिषद थी उसमें कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 से। तो इस हिसाब से अगर आप मैच करेंगे तो डी का 4th मैच करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए या बी होगा। और बाकी आपने पीछे देखिए, यहाँ पे नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी ए का 2 से। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी बी का 1। तो ऐसे ऑप्शन देखिए, बी का 1 और ए का 2, तो आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं 2003 में यूपी पीसीएस के प्री में सवाल पूछा गया है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट सही रहेगा, बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किन एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी? तो चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, फिर जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और एंग्लो इंडिया और प्राच्य विद्या विवाद के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। तो ये तीनों एक्ट जो है इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 तीनों। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि ये चार्टर एक्ट जो था 1813, इसमें 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान किया गया था अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार हेतु। उसके बाद जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो 1823 में बना था, इसने भी अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मजबूत बनाया। इसके अलावा ये जो विवाद था प्राच्य विद्या और आंग्ल विद्या, इसने भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। आइए आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813।
अब इसकी याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या चीज़ें किया गया था मैं सारा यहाँ बता देता हूँ। पहला चीज़, इसके तहत ईसाई मिशनरियों को अलाउ किया गया था, वो भारत में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। दूसरा है, 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया था इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। उसके बाद इसी में ये प्रावधान किया गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म होती है, बाकी कंपनियां जो इंग्लैंड की हैं वो भी आके भारत में व्यापार कर सकती हैं। इसके अलावा चाय और चीन के साथ व्यापार में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली रखी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ये आप याद रखिएगा और इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि ए पार्ट होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम द्वारा भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया? अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत सिर्फ चीन और चाय, ठीक है, चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के बाकी चीज़ों में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो चार्टर एक्ट है हमारा, इस चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय का व्यापार था चीन के व्यापार को छोड़ के बाकी में समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही, यही स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया है। तो देखिए क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा 19 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल किया। और थर्ड स्टेटमेंट है, भारत का जो राजस्व था रेवेन्यू अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ऐसा नहीं है, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी नहीं आया था। ठीक है, अभी भी जो रेवेन्यू कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही था। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट चल रहा है, तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था? तो आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत पहली बार भारतीयों को देश के प्रशासन में इंक्लूड किया गया, सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो 2012 में सवाल पूछा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन चार्टर के ऊपर आते हैं। मैंने चार्टर के ऊपर 50 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू की वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख लीजिए, जिससे कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद ये पीवाईक्यू से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। 1861 का जो अधिनियम था कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो ऐसा नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें पहली बार क्या किया गया था, उसमें गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको वायसराय अब कहा जाने लगा, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंबर्स की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। सेकंड है, जो लॉ मेकिंग था, विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 फिक्स की गई थी। बिल्कुल 7 न कर करके यहाँ पे लॉ मेकिंग के फील्ड में चीज़ें चेंज की गई थी। विधि निर्माण के लिए सदस्य 6 से 12 के बीच में स्थापित होने थे। तो सेकंड पार्ट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे, मतलब प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। और पहले में जो 7 कहा है ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि कार्यकारी परिषद में अभी भी मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, 2021 में पूछा गया पीसीएस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों पे आपको पढ़ के विचार करना है। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। सेकंड ऑप्शन है, 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी और सदस्य को पूरक प्रश्न पूछे जाने का अधिकार मिल गया था। सो दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों अधिकार मिल गए थे। आइए आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी? तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार
क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत पहली बार जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1909 का जो अधिनियम है किससे संबंधित है? तो 1909 में पहली बार पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से संबंधित ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था, भारत को बांटने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वो किया गया था। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 2014 का सवाल है ये, आई होप आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका प्रावधान किया गया था और स्थापना हुआ है 1937 के अंदर। तो ऑप्शन बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट स्थापित किया गया था भारतीय अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन वन लाइनर, सीधे आप अगर एक बार आंसर सुने होंगे तो आपके क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप सुन जाइए इसको। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो अभी पिछला ही क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में 2014 में पूछा गया सवाल है, भारत अधिनियम है 1935। आइए अगला सवाल देखते हैं, 1919 में भारत शासन अधिनियम में से निम्नलिखित कौन सी बात सही है 1919 के संदर्भ में? ठीक है, पहला है प्रांतों की जो एग्जीक्यूटिव सरकार थी वहाँ पे द्वैध शासन करने की व्यवस्था की गई। तो हाँ, प्रांतों में किया गया था, अभी सेंटर में नहीं आया था, तो पहला सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी, तो 1919 में भी मुसलमानों को नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिक शक्ति हस्तांतरित की गई थी, तो हाँ यहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई थी केंद्र को, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन 2012 का है, यूपीएससी। ठीक है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी डायरकी से क्या समझते हैं? तो डायरकी का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट्स थे, डिवीजन थे, गवर्नेंस के सब्जेक्ट थे, उनको दो पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे एक रिजर्व सब्जेक्ट थे, एक ट्रांसफर्ड थे। ठीक है, स्थानांतरित और संरक्षित। ठीक है, आइए भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य जो थे वो आरक्षित, रिजर्व्ड तथा हस्तांतरित, जिसे ट्रांसफर्ड कहते हैं, के विषयों में निम्नलिखित कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे? तो ये 2022 का सवाल है यूपीएससी का। तो सबसे पहले जो आरक्षित सब्जेक्ट्स थे यानी कि रिजर्व, जिसको अपने लिए रिजर्व करके रखा था ब्रिटिशर्स ने, वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। स्थानीय स्वशासन को आप काट दीजिए, कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका आप सीख सकते हैं। जैसे जो लोकल गवर्नेंस था वो कम इंपॉर्टेंस का फील्ड था, तो ये इंडियंस के हाथ में दिया गया था, तो ये रिजर्व नहीं थे, ये ट्रांसफर्ड थे। तो सेकंड जहाँ जहाँ उसको आप काट दीजिए, तो सेकंड सेकंड सेकंड, तो आंसर आपका सी पार्ट। तो मतलब न्याय, भू राजस्व और पुलिस जो था ये आपके रिजर्व में आते थे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता देना शुरू किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का निर्माण किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1919 के तहत भारत सरकार जो अधिनियम था उसने पहली बार डायरकी जो है इंडिया में शुरू किया था। केंद्र में कौन कौन से द्विसदनीय विधायिका लाया गया था किस अधिनियम के तहत? तो वही फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है 1919 के एक्ट से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1919 के जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार थे उसमें से 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति दी गई थी। तो बिल्कुल नहीं दिया गया था, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भारत को आज़ादी के बाद मिला है। तो पहला तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, तो फर्स्ट काटिए, बचा दो ऑप्शन,
ठीक है। 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल, कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, तो ओनली 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में ही होना था। तो ऐसा नहीं था, भारत में अलग सिविल सेवा का प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो बिल्कुल 1941 तक भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय विधान के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, मतलब कौन सा इलेक्शन। ठीक है। तो 1926 का और 1945 का। ठीक है। तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसकी सब क्वेश्चन सीधे जब आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, जनरली मिलते नहीं है, PYQ में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था। तो 1945 के अंतर्गत फाइनल इलेक्शंस हुए थे। पहला कब हुआ था, 1926 के अंदर। भारत में राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है किससे प्रेरित है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भारत की प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बेस पे शक्तियों का विभाजन किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है, बताना आपको। ठीक है। इस अधिनियम में ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, बिल्कुल की गई थी। जो रेजिडुअरी पावर्स थी वो प्रोविंस के पास दी गई थी, नहीं, रेजिडुअरी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कह सकते हैं, वायसराय को दी गई थी। ठीक है। तो यही गलत हो गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किया गया था, बिल्कुल थी। इसने द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया, बिल्कुल। पीछे हमने कई MCQ इस पर सॉल्व किए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संघीय व्यवस्था में द्वैत शासन भारत में किसके तहत लागू किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट की। तो वही यूनिटरी गवर्नमेंट की स्थापना भारत में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से ही। 1935 में स्थापित संघ में जो अवशेष शक्तियाँ थी, रेजिडुअरी पावर थी, वो किसको दी गई थी। तो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है। 2018 के UPSC में पूछा गया और PCS में 2008 में पूछा जा चुका है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम जाना आता था। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ, महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव उसका नहीं है, मतलब कौन सा उसका पार्ट नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि सही है। एक संघ की योजना सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना, ये भी था। देश के लिए लिखित संविधान, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखित संविधान का प्रावधान नहीं था। ये 1946 में पहली बार कैबिनेट मिशन के ऊपर प्रपोज किया गया। कैबिनेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसने प्रपोज किया था। ठीक है। तो दोस्तों, आज का आखिरी सवाल है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस एक्ट के द्वारा भारत का 75% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग हुआ। तो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमने लगभग 50 टॉप MCQ डिस्कस किए आपके साथ जो PYQ बेस्ड हैं। ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जितने भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सारे, इवन रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के एक्ट तक, सारे हमने यहाँ पे MCQ के फॉर्म में जब तक क्वेश्चन डिफरेंट PCS एग्जाम एवं UPSC में पूछे गए हैं, सारे हमने एक साथ देखे हैं। आई होप इस क्वेश्चन को लगा कि आपको मज़ा आएगा, आपको रिवीजन होगा, और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप नई वीडियो किस पे चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर। थैंक यू।